हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बार एंड बेंच रिलेशनशिप। जब हम बार एंड बेंच रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि बार क्या है, बेंच क्या है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, द वियर्डेस्ट आंसर दैट आई हैव एवर हर्ड फ्रॉम समबडी वाज दैट कि जहाँ पर लाइक अल्कोहल सर्व होती है दैट इज द बार, एंड जहाँ पर हम ड्रिंक करते हैं दैट इज द बेंच। इज द वियर्डेस्ट एंड द वर्स्ट आंसर आई हैव एवर हर्ड फ्रॉम समबडी, दैट टू इन द लीगल प्रोफेशन। सो आई डोंट थिंक दैट इस तरीके से हमें अपने लीगल प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के साथ। अब हम समझते हैं कि बार और बेंच रिलेशनशिप क्या है। ये लीगल सिस्टम का एक फंडामेंटल है। समझ रहे हो कि बार बेंच के बिना और बेंच बार के बिना वर्क नहीं कर सकता है। अब हम ये समझेंगे कि व्हाट इज अ बार। देखिए, बार बेसिकली मतलब होता है लीगल प्रोफेशनल्स। ठीक है, मतलब जो जितने भी आपके एडवोकेट्स वगैरह हैं, जो भी आपके लीगल एडवाइस दे रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और जो भी मेंबर्स हैं बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, उन सबको हम बार में कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इनका मेन पर्पस क्या होता है कि ये अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में केस लड़ते हैं। ठीक है, बेसिकली बार मीन्स द वकील, जिसको हिंदी में वकील कहते हैं। तो जो एडवोकेट है ना आपका, वो बार का ही मेंबर होता है। तो जो रिलेशनशिप है बेसिकली अभी किसका है, एडवोकेट का रिलेशनशिप बेंच के साथ। अब बेंच हम आगे समझेंगे। तो द बार through bodies like Bar Council of India sets and enforces ethical standards and professional conduct for the lawyer। तो बेसिकली क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल एथिक्स एस्टैब्लिश करती है। बार की रूल्स होते हैं जो कि एक एडवोकेट को फॉलो करनी होते हैं। वो एडवोकेट की जो ड्यूटी है उसमें से एक ड्यूटी होती है ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट। ठीक है, इसी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट महत्व है हमारा बार एंड बेंच रिलेशनशिप में। अब समझते हैं बेंच को। बेंच का मतलब होता है जुडिशरी। बार मीन्स एडवोकेट्स, ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स, एंड दिस बेंच मीन्स ग्रुप ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, यानी कि बेसिकली जजेस। तो जुडिशियल ऑफिसर्स प्रिसाइड ओवर द लीगल प्रोसीडिंग्स, ये लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, जजमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब इस चीज़ को समझेंगे कि इनका रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक एडवोकेट नहीं होगा तो उस केस में क्या है, वो केस को समझा नहीं पाएगा, और एक जज के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि विदाउट हियरिंग बोथ द साइड्स वो एक जजमेंट, फेयर जजमेंट, ठीक है, डिलीवर कर सके। तो जजेस रिमेन न्यूट्रल एंड फेयर, तो इसीलिए वो न्यूट्रल हैं। वो बेसिकली एक रेफरी का काम कर रहे हैं जो कि बोथ साइड्स को चेकआउट करता है, उन दोनों साइड्स को देखता है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सी पार्टी अग्रीव्ड पार्टी है और किस पार्टी को रिलीफ मिलना चाहिए। नेक्स्ट, जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये होता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट रूम का डेकोरम मेंटेन करना अगेन बहुत ज़रूरी है। तो ऑन एंड ऑल जब हम बात करते हैं बार एंड बेंच रिलेशनशिप की, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है, यानी कि इंटरैक्शन है बिटवीन द बार यानी कि एडवोकेट्स एंड बिटवीन द बेंच दैट इज द जजेस। तो जब एडवोकेट और जजेस के बीच की जो इंटरैक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसे हम बार एंड बेंच रिलेशनशिप बोलते हैं। बेसिकली मेन काम क्या है इस पर्टिकुलर बार एंड बेंच रिलेशनशिप का, कि जो जजेस हैं वो एडवोकेट्स को सुने, है ना, उनको अपनी बात रखने दे। वहीं एडवोकेट्स का क्या काम है कि अगर जजेस उन्हें नहीं सुन रहे हैं तो वो अपना डेकोरम मेंटेन करें, बदतमीजी ना करें, राइट, प्रॉपरली अपने क्लाइंट की साइड को सामने रखें। देखिए क्या लिखा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द बार एंड बेंच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। मतलब बेसिकली कोई केस आया है तो उसकी कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ अच्छी कम्युनिकेशन है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, तभी वो उस केस के कंक्लूजन पर निकल पाएंगे। जजेस ज़्यादातर जो है ना, वो एडवोकेट्स जो प्रेजेंट करते हैं फैक्ट्स, उस पे ही निर्भर करता है सारा कुछ, जजेस का डिसीजन। ठीक है, तभी बोलते हैं कि आपका एक एडवोकेट लो, सीनियर एडवोकेट लो, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं वो जजेस के सामने कौन रखेगा, आपका एडवोकेट रखेगा।
तो इन दोनों की इंटरेक्शन किस में हेल्प करती है? एक बार और बेंच के रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में। यहाँ पर हम ये कंक्लूड करते हैं कि कॉर्डियल रिलेशनशिप बना रहे, क्यों रहे बना? उन दोनों में आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिसबिहेव ना हो, एक स्मूथ वर्किंग होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं कि जस्टिस डिलीवर होनी चाहिए, प्रॉपर जस्टिस डिलीवर होनी चाहिए। तो ये भी तो ज़रूरी है ना कि जो व्यक्ति सुन रहा है उसका रिलेशनशिप और जो व्यक्ति अपनी बात सामने रख रहा है, उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी ठीक होना ज़रूरी है। एंड रिलेशनशिप प्रोफेशनली बात करेंगे हम, पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं। मतलब मैंने एक डायग्राम बनाया है जो अच्छे से समझा सके कि ड्यूटीज़ क्या हैं बेंच की, कैसे ये बेंच और बार का रिलेशनशिप मेंटेन्ड रहता है अगर बेंच जो है वो इन ड्यूटीज़ को फॉलो करता है। सबसे पहले है इसमें पेशेंट हियरिंग। ना पेशेंट हियरिंग का क्या मतलब है कि जजेस की ये ड्यूटी है कि वो पेशेंटली सुने कि जो आपका एडवोकेट है ना, वो अपने क्लाइंट का केस कैसे सामने रख रहा है, उनको इंटरप्ट ना करे, ठीक है। जब डिसीजंस मेकिंग हो तो इम्पार्शियल डिसीजंस नहीं होनी चाहिए, अपने फेवरेट या अपने फेवर के हिसाब से या परसेप्शंस के हिसाब से कोई फ्रेंड या रिलेटिव की तरफ बायसनेस नहीं होनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि जब जजेस जो होते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो डांट देते हैं एडवोकेट्स को, बोलने ही नहीं देते हैं। इफ़ इट इज़ अ यंग लॉयर, उनको बहुत ही मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी साइड रखने की। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक रिलेशनशिप मेंटेन करना, डेफिनेटली एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बात सुनना अनिवार्य है, क्योंकि अब इससे क्या होता है कि जो इंटरप्रिटेशन जो ये बेसिकली इंटरप्ट कर देते हैं ना बीच में, उससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ढंग से पुट फॉरवर्ड नहीं हो पाता, जिस व्यक्ति को जस्टिस मिलनी है उसको मिल नहीं पाती, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसी वजह से हमारे इंडिया में जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा लंबे लटक जाते हैं। ये जो एक ये भी ड्यूटी है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। इसका क्या मतलब है कि जो भी लॉज है ना लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई गई हैं, उसकी अच्छे से इंटरप्रिटेशन करने की ड्यूटी किसकी होती है? एक जज की होती है। लेकिन उसे समझाना कि जी इसका मतलब ये है, वो किसकी ड्यूटी है? वो एक एडवोकेट की ड्यूटी है। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ पैरेलली चलते हैं, और ये भी नहीं है कि फ्रेंडली रिलेशन है इनका, ऐसा नहीं कि दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वो इन द फेवरिज्म में डिसीजन देंगे, ऐसा नहीं। बट येस, टू इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट, है ना, डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, दे नीड टू फॉलो देयर ओन ड्यूटीज। ना देखो यहाँ क्या लिखा है, विदाउट रीजनेबल एंड सफिशिएंट ग्राउंड केसेस शैल नॉट बी एडजॉर्न्ड। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जजेस की ये ड्यूटी है कि वो एडजॉर्नमेंट को ना अवॉइड करें, मतलब कि नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट ऐसे ना करें, ठीक है। अगर अगर वो ये चीज़ बार बार करेंगे, उससे क्या होगा? एडवोकेट ने प्रिपेयर किया है, उसको भी दिक्कत है, उसके क्लाइंट को भी जस्टिस मिलने में डिले हो रहा है। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर। हार्श कमेंट को अवॉइड करना, ये बहुत ही रेयर होता है। मैंने आई जस्ट सॉ सम वीडियोज दैट इज़ ऑन द इंटरनेट, जो कोर्ट की ही वीडियोज़ हैं, आई थिंक मध्य प्रदेश कोर्ट की। तो आई हैव सीन दैट जजेस बेसिकली क्या है कि बोलने नहीं दे रहे हैं, एंड दे हैव अपने आप से उन्होंने कुछ इंटरप्रेट की हुई हैं चीज़ें, या केस पहले से रीड किया हुआ है, तो वो एडवोकेट को उसकी साइड रखने नहीं दे रहे हैं। दैट शुड नॉट बी डन, ठीक है। कि एक रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन होने के लिए जजेस नीड टू लिसन, एंड पहले से इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है। एंड बीच में एडवोकेट को अगर आप टोक देते हो, है ना, हार्श कमेंट करते हो, तो वो क्या होता है, जो उसने प्रिपेयर किया वो उसको भी ढंग से डिलीवर नहीं कर पाता है। तो ड्यूटीज़ क्या हैं बार की, ठीक है। बार यानी कि एडवोकेट की क्या ड्यूटी है? ये वो ड्यूटीज़ हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में गिवन है, वही ड्यूटीज़ हैं जिसमें लिखा है ड्यूटी ऑफ द लॉयर टुवर्ड्स द कोर्ट, ठीक है। तो क्या बोलता है कि सबसे पहले तो एडवोकेट को क्या करना है, कोर्ट की तरफ एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड मेंटेन करना है। एफर्ट्स बनाए जाएंगे एडवोकेट के द्वारा कि वो प्रिवेंट कर सके अपने क्लाइंट को कि कोई वो अनफेयर प्रैक्टिस ना करे कोर्ट से रिगार्डिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को पैसे दे दिए, विटनेसेस को पैसे दे दिए, ऐसी चीज़ें वो ना करे। ये किसकी ड्यूटी होगी? एडवोकेट की ड्यूटी होगी। किसी भी ऐसे तरीके से, यानी कि जज उसका नोन है, उससे कुछ आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करके उस जजमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगा कभी एक एडवोकेट, ठीक है।
डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट शैल बी मेंटेन बाय द एडवोकेट। जब वो अपना केस सामने रख रहा है तो वो डिग्निफाइड वे में डिग्निटी के साथ ही उस केस को सामने रखेगा। An advocate shall help the court in the trial in case by presenting clearly the laws which are relevant to particular case। और उसका क्या काम होगा जब ट्रायल चल रहे हैं तो जो भी आपकी लॉज हैं उनको ढंग सही तरीके से रेलेवेंट तरीके से उस केस में कैसे वो लॉ इम्प्लीमेंट होती है, कैसे उस लॉ का क्या बेनिफिट है, वो जो है एडवोकेट सामने रखेगा। नेक्स्ट हम आते हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं एडवोकेट की, कि वो अपने फैक्ट्स को कोर्ट के सामने झूठे तरीके से नहीं रखेगा, ठीक है, और वो बगैर मतलब के एडजॉर्नमेंट्स नहीं मांगेगा केस में, है ना। ऐसा होता है ना, जज साहब अगली डेट दे दो, नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। एन एडवोकेट शैल ऑलवेज अपीयर इन द कोर्ट इन द प्रेजेंटेबल मैनर एंड प्रिस्क्राइब ड्रेस। जो ड्रेस है उसी ड्रेस में वो आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंड और गाउन को आउटसाइड कोर्ट या पब्लिक प्लेस में वो नहीं पहनेगा। अगर वो जज को पर्सनली जानता है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपकी काउंसिल है, ऑपोजिट काउंसिल है, जो ऑपोजिट एडवोकेट है बेसिकली ऑपोजिट पार्टी के, उनको बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, उनको भी अपनी बात रखने का मौका देगा। इफ़ द एडवोकेट हैज़ अ मॉनेटरी इंटरेस्ट इन द केस ही शेल नॉट प्लीड इन सच अ केस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एडवोकेट कहीं पैसा लगाया था और उस पर्टिकुलर वो कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ, उस कंपनी ने केस किया, अब उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उस केस में वो प्लीड नहीं करेगा। शैल नॉट रिप्रेजेंट एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इफ ही इज़ अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर वो किसी कमेटी का पार्ट है तो भी नहीं करेगा। मतलब जहाँ पर एडवोकेट का खुद का इंटरेस्ट आ जाता है ना, वहाँ पे वो अपने केस को नहीं लड़ सकता है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि बार एंड बेंच रिलेशनशिप बेसिकली है क्या। बार एंड बेंच रिलेशनशिप सिंपल रिलेशनशिप है बिटवीन द एडवोकेट्स एंड द जजेस। बार एंड बेंच रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कुछ केस लॉज से। तो हमारे पास एक केस है AK कराई पाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969 का केस है। अब हम इसके थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। जो ये मिस्टर AK हैं, ये एक IAS ऑफिसर थे, अपॉइंटमेंट हुई थी इनकी IAS ऑफिसर में। तो अब क्या हुआ, इन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है ना चैलेंज किया कोर्ट में। इस चीज़ पे चैलेंज किया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो फॉलो नहीं हुआ। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, लेट द पार्टी बी हर्ड, ठीक है। जिसको अपनी बात रखने का हक है हर व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को अपनी बात रखने दी जाए, वैसा हुआ नहीं। अब क्या है कि अब इस केस की रेलेवेंस क्या है, इस केस की रेलेवेंस ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार काउंसिल डिसिप्लिनरी एक्शन ले उन एडवोकेट्स और जुडिशियल प्रोसीजरल फेयरनेस के अगेंस्ट जिसकी वजह से इन्हें ये ग्रीवियंस जो है सफ़र करना पड़ा। RK आनंद वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट। इस केस में क्या था, RK आनंद एक सीनियर एडवोकेट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि अपने विटनेसेस को क्रिमिनल केस में इन्फ्लुएंस किया। इसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा दिया। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बार है और जो बेंच है उसे क्या करना है, इंटीग्रिटी ऑफ लीगल प्रोफेशन को, ठीक है, और उसकी क्रेडिबिलिटी को होल्ड करके रखना है। उनको अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को हायर रखना और इनके श्योर रखना है कि वो इस तरीके से मिसबिहेव ना करें। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि ये ड्यूटी है बार और बेंच दोनों की कि वो अपना रिलेशनशिप अच्छे तरीके से मेंटेन रखें। PD गुप्ता वर्सेस राम मूर्ति एंड अदर्स। अब इस केस में क्या था, इस केस में बोला गया कि एडवोकेट की ये ड्यूटी है, ठीक है, अपने क्लाइंट की तरफ की और दूसरी पार्टी की तरफ भी, ठीक है, कि वो फेयर तरीके से काम करें। और जो प्रोसेस है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, ठीक है, किसी व्यक्ति को जस्टिस मिलनी चाहिए, उसका क्लीन एंड अनकरप्ट होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज नॉट ओनली द कंसर्न। और ये बोल रहे हैं कि जस्टिस डिलीवर करने का काम सिर्फ बेंच का नहीं, जुडिशरी का नहीं है, ये तो बार एंड बेंच दोनों का काम है। उसके बाद है SK अवस्थी एडवोकेट 2010 का ये केस है। इसमें क्या हुआ था, इनको मिसकंडक्ट एंड अनएथिकल प्रैक्टिस के लिए अक्यूज किया गया था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये चीज़ चैलेंज की गई, तो ये बताया एथिकल बिहेवियर होना टुवर्ड्स द बेंच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर एडवोकेट स्टार्ट्स मिसबिहेविंग विद दी
द बेंच दैट इज द जजेस, इन दैट केस क्या होगा? अभी हमने पढ़ा ड्यूटीज अगर वो अपनी नहीं निभाते हैं तो उससे क्या होगा? जो व्यक्ति एक्चुअल में कोर्ट में आया है जस्टिस की गुहार लेकर कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें बस ये चीज समझ में आई कि बार रिलेशनशिप मतलब ये चीज हाईलाइट करता है कि कैसे डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रोफेशनल कंडक्ट को मैनेज किया जाता है। ठीक है, मतलब आप उनके सही तरीके से आप काम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी ड्यूटीज को निभाएंगे, बार अपनी ड्यूटी को निभाएगा, बेंच अपनी ड्यूटी को निभाएगा, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगी, यानी कि व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ डू राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। तो अगर आपकी एग्ज़ाम्स के फॉर्म में ये करना है, बिकॉज जनरली ये चीज़ें और कहीं आती नहीं है, ये सारी जो भी बार एंड बेंच वाली चीज़ें आएंगी, ये सब आपके कोर्सेज लाइक LLB वाले उसमें आएंगी। तो उसमें आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज़, पहले बार को एक्सप्लेन करो, फिर बेंच को एक्सप्लेन करो, फिर उनकी उनकी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करो, बार की ड्यूटीज़ क्या होगी, बेंच की ड्यूटीज़ क्या होंगी, और कुछ केस लॉज हैं, बस खत्म। तो दिस मेक्स अ वेरी गुड थिंग फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली बन जाता है इस केस में।